हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऊष्मागतिकी और ऊष्मागतिकी में इससे पहले हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऊष्मागतिकी क्या है और कुछ उसकी टर्म्स क्या क्या हैं, उसकी कुछ परिभाषाएं क्या क्या हैं, साथ में ऊष्मागतिकी के अंदर जो तंत्र हैं या निकाय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं उसकी बात चर्चा हम पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और परिभाषाएं, कुछ और ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे पहले और उनको समझेंगे। ठीक है। तंत्र और परिवेश, इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तंत्र तीन प्रकार के होते हैं, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र। उसके बाद नया जो इसके अंदर जो टर्म आती है, तंत्र की अवस्था। तंत्र की अवस्था इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट क्या होती है, किसी भी तंत्र की जो अवस्था है वो क्या होती है। तो तंत्र की अवस्था को समझने से पहले हम बात करेंगे अवस्था चरों की। अवस्था चर एक टर्म होती है, एक और एक टर्म है, क्या नाम है, अवस्था चर। क्या होते हैं अवस्था चर? वे चर जो किसी तंत्र की अवस्था को बताते हैं। अवस्था चर कहलाते हैं। ठीक है। वो चर होते हैं जो किसी भी तंत्र की अवस्था को बताएं, यानी ये बताएं कि कोई भी तंत्र है वो कौन सी अवस्था में है। उन चरों को हम क्या बोलते हैं? अवस्था चर। बेसिकली जो अवस्था चर हैं वो तीन होते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर एक होता है ताप, एक होता है दाब और तीसरा होता है आयतन। ये तीनों जो चर हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, टी, पी और वी, ये तीनों जो चर हैं, भौतिक राशियां हैं या जो चर हैं, ये ऊष्मागतिकी के अवस्था चर कहलाते हैं। यानी ये तीनों ही हैं जो किसी भी तंत्र की अवस्था को परिभाषित करते हैं, यानी ये बताते हैं कि तंत्र कौन सी अवस्था में उपस्थित है। अब हम बात कर रहे हैं अवस्था। वास्तव में अवस्था का क्या मतलब है? कोई भी तंत्र है उसके अंदर उसकी कुछ भौतिक राशियां होती हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में हमने तंत्र जो माना था वो एक कमरा माना था, जैसे उनके अंदर आप बैठे हुए हैं उसे हम तंत्र मान रहे हैं, और उसके अंदर जो भरी हुई गैस है वो हमारे लिए तंत्र का काम करेगी। उसके अलावा जो सारा ब्रह्मांड के अंदर बचा हुआ क्षेत्र है वो परिवेश का काम करता है। ठीक है। तंत्र की अगर मैं बात करूं या अवस्था की बात करूं, तो उस कमरे के अंदर, जो कमरा जिसको आपने तंत्र माना हुआ है, या उसके अंदर जो भरी हुई गैस है, उसका अपना एक कुछ ना कुछ घनत्व होगा, उसका अपना एक द्रव्यमान होगा, उसका अपना एक आयतन होगा, उस कमरे पर अपना एक दाब होगा, उसका एक अपना एक ताप होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो तंत्र की भौतिक राशियां कहलाती हैं, उस तंत्र के गुण कहलाते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। तो ये जो सारे गुण हैं या ये जो सारी भौतिक राशियां हैं, हमने कहा घनत्व है, शांता है, या आप कहें कि द्रव्यमान है, ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं? इन तीनों पर। क्यों? ये यही नहीं है, भौतिक राशियां और बहुत होती हैं, सांद्रता होती है, संगठन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये कहने का मतलब है जो सारी भौतिक राशियां हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? ताप, दाब और आयतन, इन तीनों पर। ठीक है। अगर मैं इन तीनों को बदल दूं तो
सारी तंत्र की भौतिक राशियां, यानी तंत्र का जो घनत्व है उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, उसका जो द्रव्यमान है उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, उसके अंदर जो उसकी जो डेंसिटी है या और बहुत सारी जो भौतिक राशियां हैं वो सारी की सारी इनमें परिवर्तन की वजह से क्या हो जाएंगी, परिवर्तित। क्लियर है? अगर ये सारी राशियां यानी ये तीनों ताप, दाब और आयतन ये तीनों स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं किसी भी तंत्र के लिए, तो उस समय हम मानते हैं कि तंत्र एक किसी निश्चित अवस्था में उपस्थित है। यदि इन तीनों में से कोई एक भी परिवर्तन आ जाता है, या ताप बदल जाए या दाब बदल जाए या आयतन बदल जाए, इन तीनों में से कोई एक चीज भी अगर परिवर्तित हो जाती है तो तंत्र की अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है, यानी तंत्र अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। क्लियर है? समझ आया? यानी इनमें से कोई भी एक चीज बदल जाएगी तो तंत्र की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। यदि ये तीनों निश्चित हैं तो तंत्र एक निश्चित अवस्था में उपस्थित है। यदि इनमें से कोई एक चीज में परिवर्तन होगा तो तंत्र अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेगा, यानी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा। क्लियर है? तो तंत्र की जो अवस्था हो गई वो क्या हो गई कि कोई भी तंत्र है उसके लिए यदि ताप, दाब और आयतन इन तीनों चीजों यानी इनका अवस्था चरों का मान यदि निश्चित है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उस स्थिति के अंदर तंत्र एक निश्चित अवस्था में उपस्थित होगा। यदि इनमें से किसी एक चीज के मान में परिवर्तन हो जाता है तो तंत्र अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा, यानी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो जाएंगे। तंत्र की अवस्था में परिवर्तन से मतलब क्या है? यानी जब तंत्र पिछली अवस्था में था, किसी एक अवस्था में था, यानी जब ताप, दाब, आयतन जब निश्चित थे तो उस समय उसके भौतिक राशियां और अन्य भौतिक राशियां जैसे घनत्व है, द्रव्यमान है, सांद्रता है, ये सारी कुछ अलग थी। जैसे ही इनमें से इन तीनों में से कोई एक चीज में परिवर्तन हुआ तो तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया। तंत्र जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया इसका मतलब क्या होगा कि इन तीनों में से कोई भी चीज बदलेगी तो उस तंत्र की भौतिक राशियों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, यानी वो तंत्र पूरी तरीके से अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेगा। क्लियर है? तंत्र की अवस्था सभी को समझ आई? ठीक है। तो बेसिकली तंत्र की अवस्था को बताने वाले कितने चर होते हैं? 3 होते हैं, ताप, दाब और आयतन, और इन तीनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े यदि हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हम बात करें ऊष्मागतिकी फलन। बेसिकली ऊष्मागतिकी के अंदर कुछ फलन हैं। क्या क्या फलन हैं, उनका मतलब क्या है, वो किस चीज को बताते हैं, उन फलनों की हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के अंदर। ठीक है? क्लियर? तो क्या फलन होते हैं टोटली? सबसे पहले है ताप, दूसरा है दाब, तीसरा है आयतन, ये ताप, ये हो गया आपका दाब, ये हो जाएगा आयतन, ये हो गया एंथैल्पी, ई या फिर यू आंतरिक ऊर्जा, एस को हम कहते हैं एंट्रोपी, जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, ए होता है कार्यफलन, W होता है कार्य,
और Q होती है ऊष्मा। टोटल जो ऊष्मागतिकी फलन है वो 10 होते हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये जो 10 ऊष्मागतिकी फलन है, बेसिकली ऊष्मागतिकी के अंदर आप इन 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप 11वीं चीज ऊष्मागतिकी के अंदर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं ये, तो ताप के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, दाब भी आप अच्छे से जानते हैं और आयतन भी आप समझते हैं। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी का मतलब होता है कोई भी तंत्र है उसके अंदर टोटल जितनी भी ऊर्जा भरी हुई है वो उसकी एंथैल्पी कहलाती है। टोटल ऊर्जा से मतलब हो जाता है कि हर तंत्र क्या करता है कि उसके अंदर कुछ एक ऊर्जा होती है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा वो बचा के रखता है, संचित करके रखता है, जिसे हम उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। कोई भी तंत्र है उसकी अपनी एक आंतरिक ऊर्जा होती है, यह आंतरिक ऊर्जा वो अपने पास संचित करके रखता है, बचा करके रखता है, ताकि अगर आगे कोई आवश्यकता पड़े तो उस ऊर्जा का उपयोग कर सके। ठीक है, तो किसी भी हर तंत्र के पास अपनी एक खुद की एक बची हुई संचित की हुई ऊर्जा अवश्य होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, उसकी आंतरिक ऊर्जा। एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा यानी जो बची हुई जो इकट्ठी की हुई ऊर्जा है वो, और उसकी अन्य और सारी ऊर्जाएं, सभी को अगर हम मिला दें तो उस तंत्र की कुल एनर्जी को हम उसकी एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर है, समझ आया? एंथैल्पी का मतलब यह है कि यदि हम उस तंत्र की एंथैल्पी को जीरो कर दें, किसी भी कोई भी तंत्र है अगर हम उसकी एंथैल्पी को जीरो कर दें तो उसके अंदर अब कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, यानी उस तंत्र की या उस चीज की ऊर्जा शून्य हो जाती है, यानी उसके अंदर से जो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो हमने निकाल ली है। क्लियर है? ठीक है, तो कुल ऊर्जा का मतलब हो गया कि किसी भी तंत्र के अंदर टोटल जितनी भी एनर्जीज हैं बची हुई है, या उसकी कंपन की वजह से ऊर्जा है, या इलेक्ट्रॉनिक गतियों की वजह से ऊर्जा है, या घूर्णन की वजह से जो ऊर्जा है, या बहुत सारी और अन्य ऊर्जाएं होती हैं, उन सभी ऊर्जाओं को अगर मैं मिला दूं तो फिर जो फलन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। आंतरिक ऊर्जा आप समझ ही गए होंगे कि हर तंत्र के पास अपनी एक संचित बची हुई ऊर्जा होती है, जिसे हम उसकी आंतरिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है ये समझे पहले। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। थोड़ा सा अलग शब्द है, समझने का प्रयास करेंगे। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था। अव्यवस्था का अर्थ होता है कि किसी भी तंत्र के अंदर जितनी अव्यवस्था बढ़ेगी उस तंत्र की एंट्रोपी का मान उतना ही ज्यादा होगा। अव्यवस्था का मान बढ़ने से एंट्रोपी के मान में भी वृद्धि होगी, यानी एंट्रोपी के हिसाब से किसी भी तंत्र की अव्यवस्था को बताती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। ठोस में आप सभी जानते हैं कि अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो अच्छा खासा बल होता है, यानी अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए व्यवस्थित होते हैं, मतलब उनकी एक व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, एक हर तरीके से व्यवस्थित रूप में आप वो रहते हैं। ठीक है, आपने ठोस अवस्था में पढ़ा है पीसीसी, एफसीसी, ठीक है, 12th क्लास में भी पढ़ के आए और फर्स्ट ईयर में भी आप लोग सभी ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ठोस अवस्था के अंदर क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर व्यवस्था होती है, एक सिस्टम से वो अरेंज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें, द्रव के अंदर हम बात करें तो द्रव में अवयवी कणों के बीच में आकर्षण बल ठोसों की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, जिससे अवयवी कण थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। दूर होने से क्या हो जाएगा कि अब आकर्षण बल चूंकि कम है तो थोड़ा थोड़ा उनको हिलने डुलने का मौका मिल जाएगा, अव्यवस्था को बढ़ाने का चांस उन्हें मिल जाएगा। गैसों की तरफ अगर हम बात करें तो गैसों में कणों के मध्य जो
आकर्षण बल है वो बिल्कुल भी नहीं होता, यानी गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में कोई भी आकर्षण बल काम नहीं करता, यानी एक कण दूसरे कण की गति को प्रभावित नहीं करता, हर कण स्वतंत्र अवस्था में होता है। और जब कोई चीज पूर्णतः स्वतंत्र अवस्था में होती है तो वो अव्यवस्था को हमेशा बढ़ाएगी। आप अपने ऊपर ले सकते हैं, क्लास के अंदर यदि कोई टीचर नहीं है तो अव्यवस्था बढ़ जाती है, क्लियर, ठीक है, यानी उस क्लास की एंट्रोपी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप ठोस, द्रव और गैस की हम बात करें तो जो कि ठोस में कण अवयवी कण पास पास हैं, एक व्यवस्थित रूप में एक पर्टिकुलर उनकी व्यवस्था है, तो इसका मतलब उनकी एंट्रोपी कम है, क्योंकि अव्यवस्था कम है, अव्यवस्था कम होने से एंट्रोपी भी कम होगी। द्रव की हम बात करें, चूंकि द्रव में जो कण हैं वो ठोसों की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल भी कम होता है, तो उनको थोड़ा बहुत हिलने डुलने का मौका मिल जाता है, अव्यवस्था को बढ़ाने का मौका मिल जाता है, जिससे द्रवों की एंट्रोपी में क्या हो जाती है, वृद्धि, किनकी तुलना में, ठोसों की तुलना में। गैस की बात करें तो अब गैस के अंदर तो बिल्कुल ही मुक्त है कण, अव्यवस्था को पूर्ण रूप से बढ़ाएंगे, गैस के कण लगातार अन्य दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में लगातार गति करते रहते हैं और एक दूसरे से टक्करें करते हैं, पात्र की दीवारों से भी टक्करें करते हैं, जिससे तंत्र की अव्यवस्था बढ़ जाती है, और अव्यवस्था बढ़ने से तंत्र की एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। मतलब सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी होगी वो गैस की होती है, क्योंकि उसके गैसों के अंदर जो अव्यवस्था है वो ज्यादा होती है। उसके बाद उससे कम एंट्रोपी द्रव की होती है, और सबसे कम एंट्रोपी ठोस पदार्थों की होती है। क्लियर है, समझ आया? तो एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी का मतलब हुआ किसी भी तंत्र की अव्यवस्था, अव्यवस्था बढ़ी तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ेगी, अव्यवस्था घटेगी तो तंत्र की एंट्रोपी भी घटेगी। ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की कहा ऐसा जाता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। क्यों? ब्रह्मांड के अंदर अव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, जिससे उसके एंट्रोपी में भी लगातार वृद्धि हो रही है। दो तरीके के बेटा प्रक्रम होते हैं, एक स्वतः होता है, एक अस्वतः होता है। स्वतः प्रक्रम जो अपने आप हो, ऐसे प्रक्रम जिन्हें करने के लिए हमें बाह्य बल लगाने की या ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रक्रम होंगे। एक होते हैं अस्वतः प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम जिन्हें करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बाह्य बल या फिर हमें उसमें ऊर्जा कुछ ना कुछ डालनी पड़ती है, तभी वो प्रक्रम घटित होते हैं, अन्यथा वो प्रक्रम घटित नहीं होते। स्वतः प्रक्रम की जैसे हम बात करें कि नदी का बहना एक स्वतः प्रक्रम है, नदी को बहाने के लिए हमें कोई बाह्य बल नहीं लगाना पड़ता या हमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, तो वो एक स्वतः प्रक्रम हो गया। लेकिन नदी के पानी को रोकना ये एक अस्वतः प्रक्रम है। अगर हमें नदी के पानी को रोकना है तो हमें कुछ ना कुछ बाह्य बल लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम बांध वगैरह बनाते हैं ताकि उसके बहाव को कम या ज्यादा किया जाए। तो उस हिसाब से तो स्वतः और अस्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम जो अपने आप हो जाए और अस्वतः प्रक्रम जिन्हें हमें करवाना पड़े, यानी हमें उनके लिए कुछ ना कुछ बाह्य बल लगाना पड़े। हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। स्वतः प्रक्रमों के लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी ऐसे प्रक्रम जो अपने आप हो रहे हैं उन प्रक्रमों के लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, यानी उनके एंट्रोपी में हमेशा क्या होगी? वृद्धि। और अस्वतः प्रक्रमों की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा कम होती है, उन प्रक्रमों में एंट्रोपी का मान हमेशा घटता है। क्लियर? गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात करें हम तो किसी भी रासायनिक गिब्स एक वैज्ञानिक है और इनके नाम पर ही इस ऊर्जा का नाम रखा हुआ है गिब्स मुक्त ऊर्जा। नाम से स्पष्ट है मुक्त। किसी भी रासायनिक प्रक्रम के दौरान मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। नेक्स्ट आ जाता है कार्यफलन। कार्यफलन और गिब्स मुक्त ऊर्जा लगभग एक जैसी ही चीजें हैं। जैसा गिब्स मुक्त ऊर्जा का काम होता है पूरी ऊष्मागतिकी के अंदर कार्यफलन का भी उसी तरीके से परिवर्तित होगा। क्लियर? हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों भाई भाई हैं, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? कार्य की। कार्य आप लोग 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। कार्य क्या होता है? कार्य को डिटेल से आगे हम डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कार्य बेसिकली दो प्रकार के होते हैं,
ऊष्मागतिकी के अंदर हम दो प्रकार के कार्य पढ़ते हैं, एक प्रसार कार्य होता है, एक संपीड़न कार्य होता है। थोड़ा सा समझेंगे। प्रसार कार्य क्या होता है? आप एक पात्र लें और पात्र में कुछ गैस भर दें और उस पात्र पर एक पिस्टन लगा दें। पिस्टन घर्षण रहित होना चाहिए, मतलब जो आसानी से ऊपर नीचे जा सके। कुछ इस तरीके से हम बात करें तो एक पात्र है, ये पात्र के अंदर मैंने गैस भर दी, कोई भी गैस भर सकते हैं आप, और ये पिस्टन है और ये घर्षणहीन पिस्टन है। घर्षणहीन पिस्टन का मतलब इजीली ऊपर और नीचे हो सकता है हल्के से बल से। क्लियर? दो तरीके के कार्यों की मैं बात कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं इस पात्र को मैंने गर्म किया। हम इस पात्र को क्या कर रहे हैं? गर्म करने से क्या होगा कि इस पात्र के अंदर जो गैस भरी हुई है वो भी गर्म होगी। गैस गर्म होने से क्या होगा कि इस पात्र के अंदर जो गैस के कण हैं उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये जो कण हैं ये लगातार उनकी गति में वृद्धि होगी। गति बढ़ने से फिर पात्र के जो गैस के जो कण हैं एक दूसरे से टक्करें करते हैं, उनकी टक्करों में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी पहले अगर 1 सेकंड के अंदर 5 टक्करें हो रही हैं मान लीजिए, तो ताप बढ़ाने से उनकी टक्करों की संख्या 1 सेकंड के अंदर बढ़ जाएगी। यानी 1 सेकंड में अब 7 या 8 टक्करें होना शुरू हो जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि ताप आपने कितना बढ़ाया है। क्लियर? तो कहने का मतलब हम ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके अवयवी जो कण हैं उनके बीच में टक्करें की संख्या भी बढ़ेगी। जब टक्करें बढ़ेंगी तो क्या होगा? अब ये गैस के कण पहले की तुलना में ज्यादा मात्रा में इस पिस्टन पर टक्करें करेंगे। जो गैस के कण है वो तो हर जगह टक्कर करते हैं, आपस में भी टक्कर करेंगे, पात्र की दीवारों से भी टक्कर कर सकते हैं और इस पिस्टन की दीवार पर भी ये टक्कर कर सकते हैं। क्लियर है? तो जब ये पिस्टन की दीवार पर टक्कर करेंगे, यानी पिस्टन की दीवार पर टक्कर बढ़ेगी, तो उससे पिस्टन पर एक दाब लगेगा या धक्का लगेगा। कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। जिससे अब चूंकि पिस्टन घर्षण रहित है, हल्का सा बल भी लगता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो चूंकि दाब लग रहा है नीचे से, तो पिस्टन हल्का सा ऊपर चला जाएगा। पिस्टन के ऊपर जाने से क्या फर्क पड़ा कि तंत्र का प्रसार हो गया। पहले तंत्र इतना था, मान लेते हैं कि ताप बढ़ाने के बाद तंत्र इतना हो गया, तो चूंकि तंत्र में प्रसार हो गया, तंत्र बढ़ गया, पहले की तुलना में तंत्र में वृद्धि हो गई। तो इस तरीके के अब चूंकि पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ है, इसका मतलब इस प्रकार के कार्य को हम क्या बोलेंगे? प्रसार कार्य। क्लियर है? समझ आया? और यदि इसकी तुलना में पिस्टन नीचे आ जाए, अब आप कहेंगे सर पिस्टन नीचे कैसे आएगा? मैं आपको सब सारी चीज बताऊंगा कि पिस्टन कैसे नीचे आएगा, वो आगे की वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है? मान लेते पिस्टन नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आने से अब तंत्र कम हो गया, तो इस प्रकार जो कार्य हुआ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि तंत्र का संपीड़न हो गया। तंत्र कम हो गया, तंत्र जो आयतन है, आयतन में कमी हो गई। आयतन कम होने का मतलब क्या हो गया? संपीड़न हो गया। और इस प्रकार जो इस दौरान जो कार्य हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? संपीड़न कार्य। क्लियर? तो कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रसार कार्य होगा और एक संपीड़न कार्य होगा। और अच्छे से डिटेल में हम जब कार्य पढ़ेंगे, कार्य बहुत एक बड़ा टॉपिक है और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, और बिना कार्य के ऊष्मागतिकी को कोई मतलब नहीं होगा। तो कार्य हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब वहां अच्छे से उसको कवर अप कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, आखिरी जो ऊष्मागतिकी फलन है वो कौन है? ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊष्मा क्या होती है, तो आप शायद केवल इतना एक आंसर दे पाए कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, दैट्स इट। लेकिन वास्तव में ऊष्मा क्या है? क्या ऊष्मा को देखा जा सकता है? इस तरीके के सवालों का आपके पास जवाब नहीं होगा। बेसिकली ऊष्मा के बारे में हम बात करें, क्या होता है कि
ऊष्मा एक एक्चुअली दो तापों के बीच का अंतर है। ऊष्मा क्या होता है? दो तापों के बीच का अंतर। इसको हम कुछ ऐसा समझना चाहें कि आप जिस जगह में बैठे हुए हैं, जिस रूम में बैठे हुए हैं, उसके आधे हिस्से का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें और आधे कमरे का ताप आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें। क्लियर? तो क्या होगा? ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ गति करेगा और तब तक गति करेगा जब तक दोनों ताप बराबर नहीं हो जाए, यानी उस कमरे का पूरी जगह, टोटल हर जगह ताप समान नहीं हो जाए, तब तक ताप अधिक ताप से कम ताप की ओर गति करेगा। बेसिकली ताप गति नहीं करेगा, गति कौन करेगी? ऊष्मा गति करेगी। यानी अधिक ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां होगा? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। यानी यदि किन्हीं दो चीजों के ताप में मैं अंतर कर देता हूं तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर गति करेगी। यानी उस वस्तु की ऊष्मा नहीं है, वस्तु का केवल क्या है? ताप है। बस दोनों के बीच में जो ताप गति कर रहा है उसका नाम हम क्या बोल देते हैं? ऊष्मा बोल देते हैं। क्लियर? तो बेसिकली ऊष्मा यही है और चैप्टर का नाम भी ऊष्मा गति की है, तो ऊष्मा के बारे में समझना बहुत जरूरी है और ऊष्मा के प्रवाह की हम बात करने वाले हैं कि तंत्र की ऊष्मा हम बढ़ा दें, तंत्र की ऊष्मा में हम कमी कर दें या तंत्र की ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं तो तंत्र के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। क्लियर? आज की वीडियो में हमने बेसिकली 10 ऊष्मागतिकी की फलनों की बात की और तंत्र की अवस्था की बात की। अच्छे से इनको समझ जाएं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम उससे आगे जो टॉपिक है, दो तरीके के फलन हैं, एक अवस्था फलन होता है, एक पथ फलन होता है। इन दोनों फलनों की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। क्लियर है? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और कोई भी डाउट हो तो बेसिकली आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, गुड बाय।